हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। हम NT-UGC नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट TRF विद प्रीति। लास्ट क्लास में हमने PD यानी कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की क्लास में 2 पार्ट्स में कर चुके हैं अब तक, उसका जो थ्योरी है प्लस PYQs। तो जिसने भी वो क्लासेस नहीं देखी है वो क्लास जरूर देखें। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम ट्रिक करने वाले हैं कुछ कि क्या जो है यूनिट 3 यानी कि पेपर 2 की यूनिट 3 जो कि हमारा हिंदी है। आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है उसी से संबंधित है। तो जो लोग हिंदी के नहीं हैं तो वो लोग क्विट कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या करने वाले हैं, तो ये परिणाम उन्मुख वाली बैच है। आप सभी जानते हैं परिणाम उन्मुख बैच में हम क्या करते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रिक्स करते हैं और साथ ही साथ जो है आज हम PYQs भी देखेंगे। ट्रिक करने के बाद यानी कि यूनिट 3 साहित्य शास्त्र भारतीय काव्य शास्त्र जो है आपका, उसमें जो है काव्य शास्त्रियों द्वारा दिए गए सूत्र जो है वो किस तरीके से हम याद करें, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, दिक्कत होती है कि उसको कैसे याद करें। और एग्जाम में ये जो है पूछा ही पूछा जाता है आपसे, राइट। तो जब पूछा जाता है तो हमें उसको कर लेना चाहिए। तो जब करना है, लेकिन कैसे करें, याद कैसे करें, ये प्रॉब्लम आ जाती है। भाई इतना संस्कृत के सूत्र है तो उन्हें किस तरीके से याद किया जाए, तो उसी को आज हम सुलझाएंगे और ये जो परेशानी है हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और ये आपको लॉन्ग लास्टिंग तक याद रह जाएगा, ये मैं कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़कर क्या करना है भाई, सबसे पहले चैनल यहाँ पर जो है वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना है, सॉरी वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को, जो लोग नए हैं चैनल पर उनको सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन आपको नजर में आ रहा होगा, वहां पर जाके क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको जो है बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना, ताकि जो है आपके पास जो है रेगुलर नोटिफिकेशन जो है आपके पास क्लास की पहुंच सके, जैसे क्लास हो आपको पता चल सके। और बाकी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिए, फटाफट से शेयर करिए और फिर हम शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, आई होप कि अच्छी लगे, ऐसा मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि अपना 100% दूं और आपको जो है कुछ ऐसी चीजें आपको दूं जो आपके काम में आए। ठीक है, तो फटाफट से लाइक भी करिएगा और वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर करना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैं आपको बताया, पहले भी बोला है और अब फिर बोलूंगी यही कि हम जो है बहुत जल्द लाइव क्लासेस कर सके। और वो लाइव क्लासेस करने में आप लोग मीन्स, हाँ मैं जानती हूँ आप लोगों ने जो अभी तक किया है शेयरिंग आप लोग करते हैं, जो लोग करते हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, जो लोग नहीं करते हैं वो लोग भी कीजिए, जिससे कि जो है हम लाइव क्लासेस जल्द से जल्द जो है यूट्यूब चैनल पर जो है मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं, जिससे कि हम अच्छा डिस्कशन कर सके अच्छे से। क्योंकि लाइव क्लास में पढ़ना एक अलग चीज है और इस तरीके की क्लास में पढ़ना एक अलग चीज है। यहाँ पर भी आपकी क्लास ऐसा नहीं है कि मैं आपका जो है कमेंट पे ध्यान नहीं देती हूँ, या उस वक्त पे जब आप लोग पढ़ रहे हैं, जब आप लोग क्लास ले रहे हैं, उसका प्री मायर होता है, तब जो है आप लोग चैट बॉक्स के थ्रू मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है। तो मैं उस वक्त पे लाइव होती हूँ और आपके सारे क्वेश्चंस को देख पा रही होती हूँ और सुन पा रही होती हूँ, तो जिससे कि मैं आपको जो है आंसर वहां पर भी कर सकती हूँ। लेकिन एक लाइव क्लास का अपना मजा है और मैं जल्दी से जल्दी चाहती हूँ कि हम अपनी लाइव क्लास को स्टार्ट करें। और उसका एक ही तरीका है कि आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और ये मेरा जो कोशिश है उन्हीं के लिए है वैसे तो, कि आप लोगों को जिसको भी इसकी जरूरत है उस तक ये पहुंचे। जो लोग पे नहीं कर सकते, पेड कोर्स नहीं ले सकते हैं, तो उन लोगों के लिए ये फ्री क्लासेस है जो कि वो आराम से एक्सेस कर सकते हैं और जो है इजीली उनको जो है मदद मिल जाए, डायरेक्ट मदद मिले। तो ये फ्री क्लासेस आपकी, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो नोट्स से मैं पेपर 1 हम यहाँ करते हैं, पेपर 1 को अच्छे से उसकी थ्योरी करते हैं, PYQs करते हैं, MCQs करते हैं, और उसके नोट्स जो है आपको वो कहाँ प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो आपको प्रोवाइड कराते हैं इसी टेलीग्राम चैनल पर। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि यहाँ से भी फटाफट से जुड़ जाइए। ठीक है, तो जल्दी से जो है शेयर कर दीजिए और ताकि ये सब लोगों तक पहुंच सके। आज हम करने वाले हैं क्या, भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत क्या करने वाले हैं भाई, काव्य लक्षण हम देखेंगे। काव्य लक्षण में जो सूत्र दिए हैं किन्होंने, भारतीय आचार्यों ने, उन सूत्रों को संस्कृत में काव्य लक्षण आचार्यों ने मुख्यतः 3 जो है आधार पर किया है, जो निम्न है। शब्द के आधार पर, शब्द और अर्थ के आधार पर, शब्द के आधार पर और रस और ध्वनि के आधार पर। ये जो है यहाँ पर ये सब मेरा देखिए, पेपर 2 जब भी मैं आपको कराती हूँ सिर्फ ट्रिक्स करते हैं हम कि किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। पेपर 2 में आपको पूरे तरीके से यहाँ पर नहीं पढ़ाती हूँ, तो उसको आपको खुद ही करना होगा। और कोई हेल्प चाहिए, कोई जरूरत है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप अपने कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, तो मैं उसमें जरूर कोशिश करूंगी कि आपको जो है हेल्प कर सकूं। और एक चीज और है, मैं इसका ऑफलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, ठीक है ना। तो जिसको भी अगर ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ना है, ऑनलाइन भी क्लासेस चलती है, इसका वो पेड कोर्स है, तो वहां पर आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज करके बताइए कि अगर आप जो है पेपर 2 को ज्वाइन करना चाहते हैं तो। चलिए, तो इसके जो सूत्र है ना वो संस्कृत के, वो याद करना बड़ा डिफिकल्ट होता है दोस्तों। और यहाँ पर जो है ना, ये देखिए
ये सारे सूत्र, अब ये तो आ गए आपके आधुनिक वाले, चलो ये तो फिर भी हो जाएंगे, लेकिन इसमें भी जो है याद करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कई सारे सूत्र हैं, कई सारे जो है आचार्य हैं, उन्होंने अपने अपने सूत्र जो है कहे हैं, और क्योंकि ये संस्कृत में तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आता भी, देखिएगा आपको क्वेश्चन भी रखे हैं मैंने। तो कैसे याद करें इसको, तो उस प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व कर लेंगे कि कैसे याद करें। तो याद करने का सीधा तरीका यही है, देखिए भामा ने क्या कहा है भाई, भामा ने कहा है शब्दार्थो सहितो काव्यम, ना मैं अर्थ पे जाऊंगी ना ही किसी और चीज पर जाऊंगी, मोटा मोटा समझा दूंगी, लेकिन मेरा काम यहाँ पर आपको पता है कि पेपर 2 के अंदर हमारा मेरा सिर्फ इतना होता है कि मैं आपको ये ट्रिक बता दूं कि आप कैसे याद करें, ठीक है। तो भामा ने जो है, भामा ने क्या बताया है कि शब्दार्थो सहित तो काव्य में, यानी कि शब्द और अर्थ के जो सहित होता है वही क्या होता है, काव्य होता है। अब इसे याद कैसे करें, तो यहां से याद करने का सीधा तरीका यह है कि आप एक शब्द, एक कीवर्ड ले लीजिए जो बाकी चीजों में यूज नहीं हो रहा है, शब्दार्थो सहित, यहाँ पर शब्दार्थो सहित जो वर्ड है वो किसी और में नहीं आ रहा है, ननु शब्दार्थो ये अलग है, बाकी अलग है, शब्दार्थो सहित वक्र, यहाँ वक्र आ रहा है कीवर्ड, ठीक है ना। कीवर्ड एक आपको उठा लेना है और उसको याद रखना है कि ये किसने कहा है, भामा ने, ठीक है। भामा क्या कह रहे हैं, शब्दार्थ सहित तो काव्यम, ये तो खैर छोटा सा आपको याद भी हो जाएगा, लेकिन आगे जो बड़े बड़े है, ये जैसे इतना बड़ा दिया हुआ है सूत्र ये वाला है ना, वामन का हो गया, फिर उसके बाद ये कुंतक का हो गया, इसे कैसे याद करें, तो इसके लिए सीधा तरीका यही है कि आप यहाँ से एक कीवर्ड उठा लीजिए, उस कीवर्ड को आप याद रखिए कि किससे जुड़ा हुआ। आप देखो भामा से हम क्या याद रख सकते हैं कि शब्दार्थों सहितों की जो बात करता है, शब्द और अर्थ के सहित जो काव्य हो रहा है वो कौन सा क्या है, वही काव्य का लक्षण है और वही उत्तम काव्य है, ये कौन कह रहा है, भामा। उसके बाद रुद्रट, रुद्रट के लिए आप क्या वर्ड याद कर सकते हो, ननु, ननु शब्दार्थो काव्यम, यानी कि नए नए शब्द, या फिर ननु या फिर नया, ठीक है ना। तो ये कौन कह रहा है, रुद्रट, रुद्रट के लिए आप क्या शब्द याद कर लो, ननु शब्द याद कर लो, ननु आप, और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ भाई, आप सोच रहे होगे कि कैसे याद करें, ये जो मैंने मेरा जो स्पेशल बैच चलता है ऑफलाइन वाला या ऑनलाइन वाला, उसमें भी मैंने ये बताया स्टूडेंट्स को, और उनको काफी हेल्प मिली है इससे, उन लोगों को पहले जो है काव्य शास्त्र बहुत डिफिकल्ट लगता था, लेकिन अब जो है उसमें काफी सारी चीजें उनके लिए आसान हो गई, और डिफिकल्टी लेवल सिर्फ एक यही होता है यहाँ पर कि हमें सूत्र याद करने पड़ते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं काफी सारे जो कि डिफिकल्टी लाते हैं। तो एक बार ट्राई कीजिए, जरूर आपकी हेल्प होगी, थोड़ा टाइम लग सकता है कि याद करने में, मतलब थोड़ा टाइम यानी कि बहुत ज्यादा नहीं, एक बार आप पढ़ लीजिए, उसको बना लीजिए कि भाई रुद्रट के लिए ननु शब्द आया, तो ननु शब्द जहां पर भी देखेंगे वहां पर रुद्रट आ जाएगा, क्योंकि और ऐसे शब्द चुनिए जो कि और किसी जो है सूत्र में प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं, वरना क्लैश हो जाएगा, और क्लैश होना गलत चीज है, क्योंकि क्लैश होगा तो फिर वहां पर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो रुद्रट जो है क्या कह रहे हैं कि ननु शब्दार्थो, तो यहाँ से आप कौन सा शब्द उठा लेंगे, ननु शब्द उठा लेंगे कि नए शब्द, ननु शब्दार्थो काव्यम। वही वामन क्या कहते हैं, वामन क्या बात करते हैं भाई, वामन गुण की बात करते हैं, है ना, गुण रीति इसकी बात करते हैं। तो जहां पर भी शब्दार्थ शब्दों या गुणालंकार संस्कृतो शब्दार्थो वर्तते काव्य, तो यहाँ पर जहां पर भी गुणालंकार, गुण और अलंकार की बात ये करते हैं, तो जहां पर गुणालंकार आपको दिखेगा, शब्दों या गुणालंकार, ये जहां दिखेगा वहां पर आप चूज कर लेंगे वामन को। अब कुंतक ने कौन सा सिद्धांत दिया भाई, कौन सा सिद्धांत दिया, वक्रोक्ति सिद्धांत, तो वक्र जहां पर आ रहा है वहां पर कुंतक का हो गया, यानी शब्दार्थ सहित तो वक्र, कवि व्यापार शालिनी बंधे, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने देखा वक्र, और अब सिमिलैरिटी देखिएगा, कहीं पर भी आपको मैच नहीं मिलेगा ये शब्दों का, ठीक है। तो वक्र जहां पर आएगा वो ये, ममट क्या कहते हैं, तो ममट तद दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनः क्वापी। अब यहाँ पर सगुण, यहाँ पर तद दोषो यानी कि दोष से रहित, जो दोष के बिना हो, तो ममट बाद में आए, 11वीं सदी के हैं ममट, बाद में आए, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सबकी परिभाषा देखी और फिर कहा कि भाई उसमें दोष नहीं होना चाहिए, तो तद दोषो कौन कह रहा है, ममट कह रहे हैं तद दोषो, ठीक है। वाग्भट को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अगले है आनंदवर्धक, ठीक है, उसके बाद है सहृदय, सहृदय हलादीश शब्दार्थ। अब देखो आनंद, आनंद कहाँ होता है भाई, हमारे आनंद जब हम आनंदित होते हैं तो कहाँ होता है, हमारे हृदय में होता है, तो सहृदय, सहृदय यानी कि हृदय, सहृदय हृदय दो बार आ रहा है यहाँ पर, तो हृदय जहां पर शब्द आपको नजर में है, सहृदय या हृदय, तो भैया आनंद है, आनंद वर्धन, ठीक है ना, आनंद हुआ वर्धन को किसमें, हृदय में, ऐसे याद कर लीजिए, आनंद हुआ वर्धन को किसमें, हृदय में। राजशेखर क्या कह रहे हैं, गुणवद लंकृत च वाक्यमेव काव्यम, ठीक है ना, ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, अब ये अलग एक शब्द है यहाँ पर, इसको या ले सकते हैं आप, या फिर वाक्यम की जिसने बात की, वाक्यम नहीं लीजिए यहाँ पर, राजशेखर बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हैं, मैं साथ साथ यही बताती चलूंगी कि कौन सा आपको करना है एग्जाम के नजरिए से और किसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, पहला शब्द गुण, गुणवद लंकार लंकरत लंकृत च, ठीक है ना, इस शब्द को ले लीजिए कि गुण अलंकृत की बात किसने की है, राजशेखर ने की है। उसके बाद आप इनको छोड़ सकते हैं, विद्याधर को याद करना जरूरी नहीं है। क्षेमेंद्र को देख लीजिए, क्षेमेंद्र क्या है, काव्य विशिष्टार्थ
विशिष्ट शब्दार्थ सहित सदलंकृत। क्या कह रहे हैं कि काव्यम विशिष्ट अर्थ, काव्य में जो विशिष्ट अर्थ का प्रयोग हो रहा है वो क्षेमेंद्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, विशिष्ट अर्थ, क्षेमेंद्र का नाम का एक विशिष्ट अर्थ है, क्षेमेंद्र जिसका नाम है उसके नाम का एक विशिष्ट अर्थ है, ऐसे आप याद कर लीजिए। उसके बाद दंडी पर आइए। दंडी क्या कहते हैं, शरीरम त्वदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। शरीर की बात कौन कर रहा है भाई, शरीर कौन कह रहा है इसको, यानी कि शब्द के आधार पर शब्द का शरीर, स्ट्रक्चर ही तो होते हैं ना, शब्दों के अर्थ अलग हो जाते हैं, लेकिन शरीर से तो ऐसे है ना, इसीलिए तो दंडी ने किसकी बात की है, शरीरम की। तो जहां पर शरीरम शब्द आ गया वो दंडी का हो गया। फिर उसके बाद जगन्नाथ पर आ जाइए। जगन्नाथ क्या कर रहे हैं, जगन्नाथ कौन होते हैं, जगन्नाथ ईश्वर के लिए प्रयोग किया जाता है ना शब्द जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जो है वो पूरे जो है विश्व में क्या हो रहे हैं, रमणे हुए हैं, सब विश्व के हृदय में, यानी लोगों के हृदय में क्या हुए हैं, रमे हुए हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। ठीक है, तो जगन्नाथ जो है यानी कि ईश्वर दुनिया के लोगों यानी कि इस धरती के लोगों के हृदय में क्या है, रमे हुए हैं, रमणीय हैं। ठीक है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। तो जगन्नाथ क्या है, रमे हुए हैं। फिर विश्वनाथ आ गए। विश्वनाथ रस और ध्वनि को आधार मानते हैं। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम। अभी तक वाक्य की बात किसी ने भी नहीं की है, सिर्फ और जो इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वाक्य की बात कौन करते हैं, विश्वनाथ। तो वाक्य को रसात्मक किसने बनाया है, तो वो कौन है, विश्वनाथ। ठीक है ना। भोजराज को भी आप छोड़ सकते हैं, वरना निर्दोष करके याद कर सकते, निर्दोष। ठीक है, इनको देख सकते हैं। अब ये आ गए आपके आधुनिक वाले, सॉरी रीतिकाल वाले, यानी कि मध्यकालीन जो हिंदी के कवि रहे उन्होंने कैसे माना है। तो यहां से भी आप यही ले सकते हैं। देखो केशव हमें याद रहते हैं क्योंकि अलंकार की बात करते हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत, यद्यपि भूषण बिनु न विराजई कविता बनीता मित। तो भूषण यानी कि अलंकारों को श्रेष्ठ कौन मानते हैं, केशव दास मानते हैं। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि केशव किसके, जब भी आएगा जब भी लाइन आएगी कि भाई यद्यपि सुजाति सुलक्षणी जो भी भूषण बिनु न विराजे, यानी कि बिना भूषण के, बिना अलंकार के जो है कविता जो है सुंदर नहीं हो सकती है, ऐसा कौन कहते हैं, केशव दास कहते हैं। तो केशव तो याद रह जाते हैं। फिर उसके बाद चिंतामणि अगले आ जाते हैं। चिंतामणि को कैसे कर सकते हैं आप, सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थवारो कवित्व विभु कहत सब कोई। अब देखो चिंतामणि बहुत पुराने हैं, पहले क्या है, केशव दास भी इसके बाद, केशव दास के बाद चिंतामणि। तो चिंतामणि एक क्या है, एक तरीके से आचार्य गुरु की तरह बात करे। तो क्या समझा रहे हैं, सगुण अलंकार सहित, यानी कि बता रहे हैं कि भाई जो सगुण अलंकार के साथ होंगे, दोष के रहित होंगे, यानी दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई, यानी कि बता रहे हैं कि भाई ऐसा होता है, एक गुरु, एक गाइड, एक बड़ा जो आपके घर का भी बड़ा होगा वो आपको समझाएगा हमेशा। तो चिंतामणि के जो वाक्य में आपको क्या नजर आएगा कि कुछ समझा रहे हो जैसे। और दूसरे तरीके से हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सगुण अलंकार की कौन बात कर रहा है, तो चिंतामणि बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ आ जाइए देव पर। देव को कैसे याद कर सकते हैं, शब्द जीव अर्थ मन रमय सुजस शरीर, चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर। तो यहाँ पर जो है आप कैसे कर सकते हैं इसको जो है आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए। हाँ, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए। अब देव कौन है, देव किसके लिए प्रयोग होता है, श्री कृष्ण को देव कहते हैं ना, देव भी बोलते हैं उनको, कृष्ण कहते हैं, गिरधर कहते हैं, बहुत सारे नाम है। तो याद कर लीजिए देव से श्री कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण कैसे थे, रसमय थे। कैसे थे भाई, उनको रस प्रिय थे ना, रसिक थे बहुत ज्यादा। उनका जो चरित्र था, उनका जो दिखाते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो भी सीरियल्स में, पिक्चर्स में, या फिर पढ़ते हैं हम किताबों में, कैसा चरित्र दिखाया उनका, एक रसिक का चरित्र दिखाया। तो रसमय जहां पर आएगा, रसमय सुजस शरीर, यानी कि जो गोपियों के साथ वो क्या करते थे, रसमय रहते थे बहुत ज्यादा। तो जहाँ पे रसमय ऐसे शब्द आ गए आपको, शब्द जीव अर्थ मन, रसमय सुजस शरीर, चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर। ठीक है, तो ये कौन कह रहा है, देव कह रहे हैं। बहुत ही आसान है, अगर आप चाहेंगे इसे आसान बनाना तभी आसान है, अगर आप इसे डिफिकल्ट बनाएंगे तो ये डिफिकल्ट है। सीधी सीधी सिंपल सी बात मैं कह रही हूं कि एक एक शब्द उठा लीजिए, एक एक जो है कीवर्ड्स ले लीजिए और उसको जो है उस आचार्य से जोड़ दीजिए और याद कर लीजिए, तो आसान हो जाएगा आपको याद करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और आधुनिक आचार्य पर आते हैं। सेम काम आप यहाँ पर भी करेंगे। आधुनिक आचार्यों में अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम क्या है, कविता है। कौन कह रहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं। मुक्तावस्था नाम देखते आपको पता होना चाहिए, जैसे अभी तक मैंने पता नीचे नहीं देखा कौन है। तो मुक्तावस्था देखते ही मुझे याद आ गया भैया आचार्य शुक्ल का कथन है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो मुक्तावस्था ऐसे शब्द कहाँ आ रहे हैं, आचार्य शुक्ल में। तो ये चीजें आपको याद करने के लिए सिर्फ, ठीक है ना।
उसके बाद आगे आ जाइए, नंदुलारे वाजपेयी अनुभूति की बात करते हैं, ठीक है ना। क्या है, काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। तो अनुभूति की बात कौन कर रहा है इसके अंतर्गत, तो अनुभूति की बात कर रहे हैं नंदुलारे वाजपेयी, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की जो लैंग्वेज है ना, जो भाषा है, वो बहुत डिफिकल्ट है। अब देखो यहाँ पर पढ़कर देखिए तो पता चलेगा आपको कि क्या है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। देखो ऊपर भी अनुभूति पढ़ा, नीचे भी अनुभूति, लेकिन यहाँ पर जो है संकल्पनात्मक अनुभूति की बात जो करेगा वो प्रसाद है, और जो सिर्फ मानव अनुभूतियों की बात करेंगे वो कौन है, नंदुलारे वाजपेयी, जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है, ठीक है। श्रेयमयी, प्रेमयी, ये ऐसे ऐसे शब्द जो हैं, शब्दों को पकड़िए तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं। फिर आगे महादेवी कविता, कवि विशेष की भावनाओं। अब एक स्त्री में जो है भावनाएं ज्यादा होती हैं, मतलब वो ज्यादा, मैं ऐसे कंपेयर नहीं कर रही हूँ भाई, यहाँ पर कोई मतलब एक देखा जाता है कि इमोशनल जो है वो ज्यादा हो जाती है जल्दी से, तो ये चीज है। तो भावनाओं का चित्रण के बारे में जो बात कर रहा है, भावनाओं का चित्रण, और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे हृदय में आविर्भूत होती है, वो है क्या, उसे कविता कह रहे। कौन कह रही, महादेवी। तो जब भावनाओं की बात आ रही है वहां पर कौन है भाई, वहां पर है महादेवी वर्मा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको तरीका बता रही थी, अब याद करने का काम तो भाई आपको ही करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं आगे और कुछ प्रश्न देख लेते हैं उससे रिलेटेड। अब यहाँ पर लगाइएगा जरा अपना दिमाग, जो अभी हमने ट्रिक किया उससे, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 हम देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 क्या है, तो प्रश्न संख्या 1 पर बढ़ते हैं। क्या है भाई, पढ़िए जरा फटाफट से, क्या है प्रश्न संख्या 1। सुम्मिलित करना है आपको सीधा सीधा, शब्दार्थ सहित। तो अभी अभी हम पढ़कर आए शब्दार्थ सहित, जिसने शब्द और अर्थ के सहित बात की, किसने बात की भाई, सबसे पहले आचार्य जो कि थे भामा, ठीक है। तद दोषो, दोष के बिना हो, कौन आए थे, मम्मट आए थे भाई, ठीक है, मम्मट। उसके बाद वाक्य रसात्मक, वाक्य को रसात्मक किसने कहा है, विश्वनाथ ने, जो बाद में आए। फिर रमणीय, जगन्नाथ क्या है, रमे हुए हैं। आ गया, हो गया अब तो आराम से। तो क्वेश्चन 1 मतलब कि क्या है, इजीली हमने सॉल्व कर दिया, एक शब्द से सिर्फ सॉल्व हो गया। यह मैं आपको करके भी बता रही हूँ, आप भी कर सकते हैं ऐसे। तो शब्दार्थ पहला क्या है, ग, पहले का ग, आप चेक कीजिए, इसमें पहले में ही आंसर मिल गया, ये लो डी आंसर है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, प्रश्न संख्या 2, ठीक है। ननु शब्दार्थ, ननु हमने किससे जोड़ा था, ननु किससे जोड़ा था, रुद्रट से, है भाई रुद्रट, हाँ भाई ये रहा रुद्रट। पहले का बी, अब बी में किसमें है, एक ही में आंसर मिल गया, लो फिर भी हम सारे मिला लेते हैं, ठीक है। काव्यम शब्दार्थो गुणालंकार, शब्द गुणालंकार की बात किसने करी थी, गुण किसने कहा है, गुण की बात किसने की है, गुण रीति, तो वो थे वामन, तो ये रे वामन, ठीक है। शब्दार्थ सही तो वक्र, वक्र किसने, वक्रोक्ति सिद्धांत की बात किसने की है, कुंतक, ये रे कुंतक। फिर उसके बाद ये प्रज्ञा नवोन्मेषालिनी प्रतिभा विदु, ये हमने पढ़ानी है, इसे देख लेना। प्रज्ञा, प्रज्ञा की कौन बात करता है, तो भैया प्रज्ञा की बात करते हैं भट्टतोत, ठीक है। प्रज्ञा, यहाँ पर भी नए शब्द मिल गया आपको, तो इन एक एक शब्द को उठा लीजिए, पूरी पूरी लाइंस याद करना मुश्किल है, लेकिन एक शब्द तो याद हो सकता है, ठीक है। तो इसका क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो है हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, यहाँ पर एक आधा पीवाईक्यू भी है और यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ आपको मैंने ये दिखाने के लिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये रखा है, ठीक है। तो आंसर कीजिएगा आप लोग भी कि क्या आपको भी समझ आ रहा है जो ट्रिक अभी हमने की उससे। प्रश्न संख्या 3, भूषण बिनु न विराजे कविता बनीता मित्त, भूषण के बिना नहीं होगी, कौन है ये, कौन कह रहा है भाई, किसने जो है आभूषणों को सबसे ज्यादा यानी कि अलंकार को सबसे ज्यादा माना है, केशवदास। कविता बनीता छवि नहीं, रस बिनु तदपि प्रवीण। सगुण अलंकार, सगुण की बात किसने की थी, मैंने पहले बताया था आपको, सहित दोष रहित, जो कौन है के बखान कर रहा है यानी बता रहा है कौन, चिंतामणि। दोष रहित अरुगुण, अब ये देख लो मैच करो, ए का घ किस में आ रहा है, एक ही में आ रहा है, ये सी वाला आंसर इसका हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद ये सी का ख, फिर उसके बाद बी का क, श्रीपति कह रहे कविता बनीता जो है छवि नहीं, रस बिनु तदपि। लास्ट जो बचा है वो किसका हो गया, किसका, कुलपति मिश्र का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, और आंसर नंबर 3 का। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, अलंकार को परिभाषित करते हुए किस आचार्य ने कहा है कि अंगाश्रितास्त्व अलंकारा मंतव्य कटकादित्व। अब देखो मैंने सारे नहीं रखे यहाँ पर, आपको जो है काव्य लक्षण भी दिए गए हैं, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, तो ये तीनों में दिए हैं, और अलंकार को भी कई लोगों ने परिभाषित किया। तो यहाँ देखो अंगा, अंग, अ से अंग और आ से आनंद वर्धन, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आनंद वर्धन, ठीक है ना।
ऐसे ही मैंने सारा याद किया। देखो मैंने भी इस तरीके से याद किया था और आगे भी मैं इसीलिए बता रही हूँ आपको इस तरीके से याद करो। और मुझे अभी तक ये चीजें याद है। जब मैंने ये प्रश्न आपके लिए चूज किए तो इसके आंसर्स मुझे खुद ब खुद समझ में आने लगे, क्योंकि ये चीजें जो है मेरे को माइंड में स्टोर है ऑलरेडी। शरीरम त्वदिष्टार्थम, शरीर की बात किसने की है भाई? शरीर किसने की है बात? दंडी ने। ठीक है, दंड किसको मिलता है? शरीर को दंड दिया जाता है ना। शरीर से दंड मतलब अगर मान लो कोई अध्यापक या कोई दंड देता है तो शरीर 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 शारीरिक क्रियाएं कराई जाती है उसपे, है ना। तो कौन है? दंडी। इसका आंसर क्या हुआ? दंडी। शरीरम त्वदिष्टार्थ विविच्छिन्न पदावली किसने कहा है? तो ये है दंडी का। अगले बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6, सुम्मिलित करना है उत्पत्ति या आरोपवाद। ये भी इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है। ये जो हमारे रस सूत्र के व्याख्याकार है, इन्होंने जो है कुछ सिद्धांत दिए हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं। इनको भी ऐसे ही, इनको भी एक क्लास में लेकर आऊंगी आप, हम रस सूत्र उसमें देखेंगे। इसमें इनके जो है इन्होंने कौन से दर्शन दिए हैं और इस तरीके से हम इसे कर लेंगे। उत्पत्ति और आरोप, आरोपवाद सबसे पहला है ये उत्पत्ति और आरोपवाद। और सबसे पहले आचार्य कौन है? भट्ट लोलट है। फटाफट से देखिए और बताइए। यहाँ पर आपको ये कोड दिया गया है, इसको देखिए जरा ध्यान से और समझिए कि क्या होना चाहिए। अनुमिति, अनुमितिवाद यानी अनुमितिवाद क्या है? अनुमितिवाद है शंकुक का। किसका है भाई? शंकुक का। भुक्ति, भोक्ति कौन कर रहा है? भोग कौन कर रहा है? मम्मट सॉरी भट्ट नायक। अभिव्यक्तिवाद किसका है? अभिनव गुप्त का। मैच कर लीजिए जरा इसको। ए का है घ, किसमें है भाई? 2 ऑप्शन मिल गए। अब तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई, लास्ट का ऑप्शन भी मैच हो रहा है। तो पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरे में हमें जानना होगा। तो यहाँ पर अनुमितिवाद किसका है? शंकुक का है। तो यानी कि ये वाला हमारा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। अब इसे याद कैसे करेंगे? देखो देखो, जब भी जो है एक बच्चे को जब भूख लगती है तो वो क्या करता है? माँ को कहता है, और माँ क्या करती है? खाने उसकी जो है उस खाने की उत्पत्ति कर देती है, बना देती है। फिर जो है माँ उसे अनुमति देती है। यानी शंकुक एक बच्चा है मान लीजिए, या भट्ट लोलट एक बच्चा है, उसने जो है अपनी माँ से क्या की? खाने की जो है इच्छा जाहिर की कि उसे भूख लगे। उसकी माँ ने उत्पन्न किया खाना और फिर उसने शंख बजाकर अनुमति दी कि अब तुम खाना खा सकते हो। तो फिर उसके बाद क्या किया उसने? उसने जो है नायक बनकर, एक नायक बनकर उसने क्या किया? भोग किया उसका। और भोग करने के बाद क्या कर दी? अभिनव ने क्या कर दी? अभिव्यक्ति कर दी। ठीक है ना, अभिव्यक्ति कर दी अब के किस तरीके का खाना जो है बना था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 7 पर आएंगे। तो प्रश्न संख्या 7 क्या? भूषण बिनु न बिराजे कविता बनी तब। अब ये देख लो आप, रिपीट हो रहे हैं बार बार क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है केशव दास। आई थिंक ये पूरा क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है, तो इसको आप वहां से लगा लेना। ठीक है ना, शायद पूरा क्वेश्चन ही रिपीट है। ये पीछे हमने कर लिया है ये वाला ना, श्रीपति और ये वाला। कोई नहीं, आप इसको मैच कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर से बता देती हूँ। काव्य जो है, अब नंबर 8 देखेंगे। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। संकल्पनात्मक, डिफिकल्ट वर्ड। अनुभूति की बात पहले किसने की थी? नंदुलारे वाजपेयी ने। लेकिन मानव अनुभूतियों की बात की थी उसके बाद एक बंदा और पढ़ा था हमने, कौन? जयशंकर प्रसाद जी, जिनकी भाषा थोड़ी डिफिकल्ट है। और ये जो संकल्पनात्मक अपने आप में एक डिफिकल्ट वर्ड है, तो प्रसाद हो गए इसके आंसर। ठीक है, संकल्पनात्मक अनुभूति काव्य की आत्मा को किसने कहा है? काव्य को किसने कहा है? प्रसाद ने, यानी कि जयशंकर प्रसाद ने। आगे बढ़ते हैं नंबर 9 पर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मेरा फोकस सिर्फ आपको ये क्वेश्चन आंसर कराना नहीं है। मेरा फोकस किस चीज पर है कि आप लोग जो है क्या करें? समझ ले कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है आते हैं। अब यहाँ पर ये दर्शनों से मैच करना है, दार्शनिक मत जो है इनके, और सिद्धांत जो है, सिद्धांत तो हमने पढ़ लिए, अब इनके दर्शन से इनको मैच करेंगे। ठीक है, उत्पत्तिवाद यानी किसका था? भट्ट लोलट का। तो भट्ट लोलट ने कौन से दर्शन को जो मत किया है? तो मीमांसा दर्शन का। अनुमितिवाद, ये फिर इसका कौन था? शंकुक। शंकुक है सांख्य दर्शन। ठीक है, उसके बाद है भुक्तिवाद यानी भोगवाद, न्याय दर्शन। ठीक है, न्याय दर्शन। एक मिनट, हाँ मैं इसका आंसर जरा चेक कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए, तो भुक्तिवाद यानी भोग किसका है? भट्ट नायक का। तो ये कौन है? न्याय दर्शन पे। और अभिव्यक्तिवाद का है शैव दर्शन, यानी कि सीधा सीधा दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या किस पर आ गए हम? 10 पर। एक क्वेश्चन ऐसे एक्स्ट्रा कैसे हो गया भाई? अच्छा, ये रिपीट हुआ था इसलिए। चलिए चलिए ठीक है। तो उत्पत्ति आरोपवाद यहाँ पर फिर से, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसे रिपीट में रख देते हैं। चलिए, अगला है कविता। ये वाला 10वां है आपका, 10th क्वेश्चन। ठीक है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। किसने कहा है ये? तो इसका आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या प्रसाद। फटाफट से बताइए क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंत जो है ऐसा कहते हैं कि
कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी। अब इसे कैसे याद करेंगे, तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं आप कि पंत जो है वो प्रकृति के चितेरे कवि थे, प्रकृति से बहुत प्रेम था उन्हें, तो उन्होंने जो है अपने आप को प्रकृति में एकदम परिपूर्ण कर दिया था और हर एक क्षण को उन्होंने अच्छे से जिया था। तो परिपूर्ण क्षणों की वाणी कौन कह रहा है कविता को, पंत जी कह रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, याद हो गया होगा। ठीक है, देखिए एक बार भी मैंने इसका आंसर नहीं देखा क्योंकि मुझे भी ये चीजें ऐसे ही याद है, तो आई होप आप लोगों को भी याद रखेंगे। सो अगर क्लास अच्छी लगी है तो जरूर उसे क्या कीजिए, लाइक कीजिए, समझिए उसे। अगर आपको कोई परेशानी हुई है, कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई भी क्वेरी है, तो आप बताइए कि मुझे ये परेशानी हो रही है, ये दिक्कत हो रही है, हम कमेंट के थ्रू बताइए या फिर टेलीग्राम पर जुड़कर बताइए, मैं उसमें आपकी हेल्प जरूर करूंगी। कहीं पे भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आए, आपको यहाँ पे समझने में कोई डाउट हो तो मुझे बताइए और हम उसका जो है हल करेंगे। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना है ताकि बाकी लोगों तक भी ये पहुंच सके। और हमारा मोटिव यही है, एक टारगेट लेके चल रही हूँ कि आप लोग उस तरीके से काम करेंगे इस वक्त पे, उस तरीके से हम लोग जो है यानी एग्जाम